कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी पूछे हैं, जैसे एफसीसी के लिए कितना है, बीसीसी के लिए कितना है, और ऑफ कोर्स सिंपल क्यूब के लिए कितना होता है। तो यहाँ पे एक ऐसे 3 मार्क का कोई क्वेश्चन आ गया है, 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन है, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो 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 बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई एम श्योर अभी तो आपको किसी भी चीज़ की फुर्सत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा वक्त निकाल के ये एनालिसिस देख लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत डरे हुए हो, राइट? क्या होगा, कैसे होगा, फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या आता है, क्या नहीं आता है, राइट? ये सारी चीज़ों को आंसर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस लेके आई हूँ। ये एनालिसिस जो है ये आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा और सारे डर को, सारी परेशानियों को, सारे टेंशन को मिटा देगा एज फार एज फिजिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न। ओके, तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो एक 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं और ये वेटेज कितना है, तो आप देख सकते हो कि सॉलिड को 5, सॉल्यूशन को 6, आयोनिक को 6, केमिकल को 8, इलेक्ट्रो को 7 और केमिकल काइनेटिक्स को 6। तो मेरे ख्याल से ये पूरा 38 मार्क्स का आपका एक सेक्शन है। ओके, तो ये सेक्शन आपका जो है ये 38 मार्क्स का है। मतलब आपका जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? चलो बताओ मुझे, कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का। उसमें से आधे से ज़्यादा विद ऑप्शंस आपका फिजिकल केमिस्ट्री ही आता है। ओके, विद ऑप्शंस, ठीक है। अब आप इतना ज़्यादा वेटेज है, फिर इसकी पढ़ाई कैसे करें, क्यों ये इतना मुश्किल है? तो बेसिकली मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है अगर आप ढंग से प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपका जो पेपर है उसमें रेयरली कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो 3 मार्क्स के लिए होता है, राइट? या तो 1 मार्क के लिए होता है या तो 2 मार्क्स के लिए होते हैं। अब जो 3 मार्क का सेक्शन है उसमें एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का और उसी में होगा दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क का। तो ऐसे मिलके ये 3 मार्क के हो गए। या 4 मार्क की अगर बात करोगे, जो आपका सेक्शन डी है उसमें आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे और वो 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क के होंगे। तो इस तरह से हो गए आपके 4 मार्क्स, राइट? तो यहाँ पे एक ऐसे 3 मार्क का कोई क्वेश्चन आ गया है, 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। या तो 1 मार्क के लिए होता है या तो 2 मार्क्स के लिए होता है, चाहे फिर वो आप सेक्शन सी की बात करो या सेक्शन डी की बात करो, ठीक है। तो पहले तो बात करेंगे आपके सॉलिड स्टेट की। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है? ओके, तो ऑब्वियसली आपको करना है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अब ये टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में क्या आएगा? तो ऑब्वियसली डिस्टिंग्विश आएगा, राइट? डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट? सो क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, आयोनिक, कोवैलेंट क्रिस्टल। 2 मार्क के लिए ये डिस्टिंग्विश पूछा जाता है और आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं बताओ मुझे? 4 पॉइंट्स। और आप समझ सकते हो कि 1 पॉइंट के लिए हाफ अ मार्क होगा, ठीक है। अब ये डिस्टिंग्विश के अलावा क्या क्या पूछा जाता है? तो आपको कुछ कंपाउंड्स दिए जाएंगे, जैसे आइस दिया जाएगा, ये NaCl दिया जाएगा, डायमंड दिया जाएगा, ग्राफाइट दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसको इसके टाइप के हिसाब से क्लासीफाई करो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, राइट? और ये 4 ऑप्शंस दिए, 4 आपको एग्जाम्पल्स होके दिए गए और इनको आपको क्लासीफाई करना है एज कोवैलेंट क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल या एमॉर्फस सॉलिड, जो भी, राइट? तो फिर ये 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या है इम्पॉर्टेंट? तो वो है आपके डेफिनेशंस। जो डेफिनेशंस है वो हमेशा 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो ये कौन से डेफिनेशंस है? तो एनआइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी, एलोट्रॉप, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सारे के सारे डेफिनेशंस आपके बुक में है। आपको बस वो बुक उठा के वो डेफिनेशन पढ़ने हैं और 1 मार्क आपके जेब में जाएगा, राइट? इसके बाद डेंसिटी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
डेंसिटी में जो एक फॉर्मूला आपको पता है डेंसिटी वाला, राइट? कौन सा फॉर्मूला है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू z, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इनटू a क्यूब, जो है आपका वॉल्यूम। अब ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए आएगा, वो भी 2 मार्क्स के लिए। तो अगर डेरिवेशन पूछा इसका तो 2 मार्क, और न्यूमेरिकल अगर पूछा है तो या तो 2 मार्क या तो 3 मार्क, राइट? बट बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। इसके बाद बारी है आपकी यूनिट सेल की। तो पहले तो यूनिट सेल का डेफिनेशन पूछा जाएगा। डेफिनेशन हमेशा 1 मार्क के लिए होगा, और ऑफकोर्स आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखने पड़ेंगे, जैसे FCC वगैरह। और फिर बाद में पूछा जाएगा कि FCC में कितने एटम्स है, और ये एक्सप्लेन भी करने को कहा जाएगा कि एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC। मतलब आपको करना क्या है, तो आपको पता है कि FCC में एटम्स कहाँ होते हैं, तो कॉर्नर पे और सेंटर ऑफ द फेस पे। तो जो कॉर्नर है उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, जो सेंटर ऑफ द फेस है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ है। तो इस तरह से ये 4 कैसे हुआ, तो आपको पता है 8 कॉर्नर है, और 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, और फेसेस 6 होते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 है। तो ये लॉजिक से ये 4 हो गया। तो इस तरह से BCC के लिए पूछा जाएगा, SCC के लिए पूछा जाएगा। अब SCC खास करके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SCC पे उन्होंने पैकिंग एफिशिएंसी भी पूछा है, ठीक है? तो पैकिंग एफिशिएंसी भी याद कर लेनी है। अब तक तो BCC और FCC पे नहीं पूछा है, लेकिन SCC पे पूछा है कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, यानी A और R का रिलेशन, वो भी पूछा है, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी पूछे हैं, जैसे FCC के लिए कितना है, BCC के लिए कितना है, और ऑफ कोर्स सिंपल क्यूब के लिए कितना होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी पूछे हैं। इसके अलावा जो है वॉइड्स में क्या पूछा गया है, तो बस एक सिंपल सा रेशियो पूछा गया है, रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टू एटम्स, रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स टू एटम। तो अगर दोनों के लिए पूछा है तो ऑब्वियसली 1-1 मार्क के लिए होगा, या सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टू द एटम इन FCC तो ये 1 मार्क के लिए होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड टू द एटम्स इन FCC ये ऑफ कोर्स 1 मार्क के लिए होगा। ओके, तो ये रेशियो तो आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल 1:1 होगा, टेट्राहेड्रल 1:2 होगा, राइट? और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिफेक्ट्स। अब ये डिफेक्ट्स में क्या पूछा जाएगा, तो डिफेक्ट्स में जनरली अब तक जो सबसे फेवरेट डिफेक्ट्स है बोर्ड्स के, वो है शॉटकी और फ्रेंकेल। इसमें आपको कहा जाएगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉटकी एंड फ्रेंकेल, राइट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब शॉटकी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल में क्या चेंजेस होते हैं, फ्रेंकेल की वजह से क्रिस्टल में क्या चेंजेस होते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस भी पूछे जाएंगे। ओके, तो ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है या उतनी ही रहती है, ये सारे इस डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस है। तो फेवरेट तो अब तक बोर्ड का है आपका शॉटकी और फ्रेंकेल, जिसमें आपको डिस्टिंग्विश लिखना है, और डिस्टिंग्विश जब भी लिखोगे वो 2 मार्क के लिए होता है, हाफ मार्क फॉर 1 पॉइंट। ओके, इसके अलावा इम्प्योरिटी डिफेक्ट विद डायग्राम, तो ये जो आपके बुक में डायग्राम दिए हैं वो भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, राइट इम्प्योरिटी डिफेक्ट विद डायग्राम, तो ऑब्वियसली इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है उसके 2 मार्क्स, और डायग्राम और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के लिए 2 मार्क्स टुगेदर। फिर बाद में सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी के बारे में पूछा गया था। ये है आपके डिफेक्ट्स के लिए रिलेटेड क्वेश्चंस जो अब तक बहुत बार पूछे गए हैं। इसके अलावा फेरोमैग्नेटिज्म, ओके, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये जो है ये एक एडिशनल टॉपिक है, और फेरोमैग्नेटिज्म पे, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो अब तक के बहुत कम पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स फॉर फेरोमैग्नेटिज्म, एग्जाम्पल्स फॉर डायमैग्नेटिज्म। यहाँ पर भी जो आपके आयोनिक क्रिस्टल है, कोवैलेंट क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, इन सब के लिए एग्जाम्पल्स जो आपके बुक में दिए हैं वो बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड स्टेट्स, ओके, तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। अब बारी है आपके नेक्स्ट इसकी जो है सॉल्यूशंस। अब ये जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है ना, इसमें मतलब डेफिनेशंस की भरमार है। ठीक है, इतने डेफिनेशंस है कि मैं क्या बताऊँ, आप खुद थक जाओगे। इतने डेफिनेशंस इससे पूछे गए हैं जो अब तक के किसी भी चैप्टर से पूछे नहीं गए। फिर भी सबसे शुरुआत है आपके हेनरीज लॉ की। तो हेनरीज लॉ में पहला क्वेश्चन हो सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। तो आपको उसका जो बुक में दिया हुआ स्टेटमेंट है वो लिखना है और थोड़ा एक्सप्लेन करना है उसके बारे में। ठीक है, फिर ऑफ कोर्स ये जो न्यूमेरिकल्स है हेनरीज लॉ में वो पूछे गए थे।
और फिर उसका जो एक्सप्रेशन है वो भी लिखना है आपको। तो ये स्टेट एंड एक्सप्लेन जब बोलते हैं तो आपको उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन S इज इक्वल टू KH इंटू P वो लिखना है और उसका स्टेटमेंट लिखना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर यूनिट ऑफ KH जो आपका हेनरीज कांस्टेंट है उसका यूनिट पूछा गया है, राइट। एंड ऑफ कोर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो इट इज़ द नेचर ऑफ द गैस एंड ऑफ कोर्स द टेम्परेचर, जो आपको पता है कि नेचर ऑफ द गैस मतलब जो गैस आसानी से लिक्विफाई होते हैं वो आसानी से डिजॉल्व होते हैं, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, ये हेनरीज लॉ के बारे में पूछा गया है। अब बात करते हैं जो अदर पार्ट है आपके चैप्टर का, वो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आप देखो कि इतने सारे डेफिनेशंस पूछे हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यूबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इनके यूनिट्स भी पूछे जाते हैं। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी KF, KB, राइट, KF, KB, इनके यूनिट्स भी पूछे गए हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वैन हॉफ फैक्टर I, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके डेफिनेशंस जो आपके बुक में दिए हैं वो पूछे गए हैं। और आप देखो कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो जो आपके 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसमें आपको ये पूछा गया है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF, elevation in boiling point delta TB, osmotic pressure pi, relative lowering of vapor pressure that is delta P upon P naught। ये जो है ये आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और इसका और मॉलिक्यूलर वेट का कैसे रिलेशन आप डिराइव करोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है डेल्टा TB इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, राइट। अब ये M को आप कैसे लिखोगे, तो W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डेल्टा TB और मॉलिक्यूलर वेट का एक रिलेशन आप दिखा रहे हो, तो दैट इज एक्सपेक्टेड, ओके। सेम डेल्टा TF के बजाय आप डेल्टा TB की बजाय TF लिखो, यहाँ KF लिखो, रिलेशन विल बी द सेम। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो पाई इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू RT, राइट। और ये N जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है विच इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट और पाई का रिलेशन है। फिर इसके अलावा जो है वैन हॉफ फैक्टर है। तो वैन हॉफ फैक्टर क्या है, तो I है, उसका तो डेफिनेशन ज़रूर पूछेंगे, लेकिन शायद वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन वैन हॉफ फैक्टर एंड अल्फा विच इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। तो ये आपको पूछा जाएगा। तो ये वाला जो रिलेशन है ये आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, या ये रिलेशन लिखना पड़ेगा जो ऑब्वियसली 1 मार्क के लिए होगा। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स है उसमें भी आपको I की वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा जब आपके पास एक ऐसा सोल्यूट है जो डिसोसिएट होता है, जैसे KBr, Cl2 वगैरह वगैरह, राइट। तो इसमें ये जो आपके नॉर्मल फॉर्मूलाज है कौन से वाले, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, यहाँ पे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, तो I। तो ये है आपका वैन हॉफ फैक्टर। उसी तरह से डेल्टा TF इज इक्वल टू वॉट, KF इंटू M, तो यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे, I। पाई इज इक्वल टू वॉट, CST या CRT, तो यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे, I। तो ये I जो है ये आपका वैन हॉफ फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना पड़ता है अगर आपका सोल्यूट सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है, ओके। इसको कहते हैं एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशन से आएंगे। फिर जो सबसे नेक्स्ट चैप्टर है जिस पे अब तक सबसे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि शायद ये अभी अभी ही आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा जाएगा आपसे, तो जो एसिड बेस थियोरीज है, कौन सी एसिड बेस थियोरीज, तो अरेनियस थियोरी, LBT थियोरी, लेविस थियोरी, इसमें एसिड और बेस का डेफिनेशन क्या है ये आपको अच्छे से करना है। फिर आपको कहा जाएगा कि डिराइव्ड ऑस्वर्थ डाइल्यूशन लॉ, यानी ये वाला अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka अपॉन C, इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा। फिर pH एंड pOH के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है, राइट। तो उसमें डिराइव रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH, तो बेसिकली आपको ये वाला रिलेशन डिराइव करना है, pH इज इक्वल टू pOH विच इज इक्वल टू Kw, और ये आएगा आपके 2 मार्क्स के लिए, राइट। फिर आपको प्रूफ करना है दैट pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ या pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH-। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, राइट, ओके। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि फिजिकल में भी इतनी ज़्यादा थियोरी पूछी जाती है, इतनी ज़्यादा थियोरी पूछी जाती है कि अगर आपने न्यूमेरिकल्स इतने अच्छे से नहीं भी किए तो भी थियोरी के दम पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर बफर्स तो पूछा जाएगा, डिफाइन बफर और डेफिनेशन हमेशा 1 मार्क के लिए होता है, राइट। फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑन हेंडरसन्स इक्वेशन,
ओके तो आपको वो हेंडरसन्स वाला इक्वेशन लिखना है वेर यू फाइंड द पीएच ऑफ द बफर एंड ऑफ कोर्स उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे. ओके सो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट अपॉन एसिड, ये वाला आपको पूछा जाएगा. और फाइनली यू हैव गॉट कॉमन एंड इफेक्ट. ओके जो लास्ट पार्ट है उस पर भी क्वेश्चन आया है और वो क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. तो जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हैं वो लिखना है और कॉमन एंड इफेक्ट का डेफिनेशन लिखना है. तो डेफिनेशन के लिए 1 मार्क और एग्जाम्पल के लिए 1 मार्क, ऐसे हो गए आपके 2 मार्क्स. अब बारी है आपके केमिकल थर्मोडायनामिक्स की. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें आपके पास फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है और थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो भी है. तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से. कौन से डेफिनेशन पूछे गए हैं, कौन से डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट. तो ये जो प्रोसेसेस आपके बुक में दिए हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ आपके बुक में दी है एक्सटेंसिव इंटेंसिव, ये इनकी जो डेफिनेशंस है वो आपको अच्छे से करने हैं. एक्सटेंसिव मतलब इट डिपेंड्स, नो इट is intensive मतलब it is independent of the mass, extensive मतलब it depends on the mass, right. फिर बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन. 2 एक्सप्रेशंस है, एक तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी और दूसरा है W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1. ये 2 डेफिनेशंस के डेरिवेशंस आपको पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल्स तो इसमें हो गए ही हो गए, राइट. सो इस पूरे चैप्टर में से अगर आपको कुछ ज़रूर करना है तो वो आपको ये वर्क का जो डेफिनेशन है, डेरिवेशन है और इस पे के जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको ज़रूर करने हैं, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये आपको ज़रूर करना है. फिर बात है आपके फर्स्ट लॉ की. तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इट इज़ राइट स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल इक्वेशन. तो आपको पता है कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. लेकिन कभी कभी वो साइन कन्वेंशंस भी पूछते हैं, जैसे वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन नेगेटिव होता है, कॉम्प्रेशन पॉजिटिव होता है, हीट एब्जॉर्ब जो है वो पॉजिटिव है, हीट लिबरेटेड जो है वो नेगेटिव है. ये भी आपको पूछा जाएगा, राइट. और अगर पूछते हैं तो ये ऑब्वियसली 1 मार्क के लिए होगा. फिर आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है. लेकिन ये अलग अलग प्रोसेसेस में ये एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा. जैसे अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में ये जो डेल्टा यू की वैल्यू जो है वो 0 है. इसका मतलब यहाँ पे Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. अगर एडियाबैटिक है तो ऑब्वियसली एडियाबैटिक में होता क्या है, सो योर सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, यानी अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती, बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती. तो यहाँ पे ये होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. तो ये जो अलग अलग प्रोसेसेस है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आइसोबेरिक भी हो सकता है, आइसोकोरिक भी हो सकता है, राइट. तो ये वाले जो अलग अलग प्रोसेसेस है इनके लिए जो फर्स्ट लॉ है वो अलग तरह से लिखा जाता है और यही आपके कब एग्जाम्पल्स में पूछा जाएगा. फिर इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एंथैल्पी. एंथैल्पी का डेफिनेशन पूछा जाएगा जो ऑब्वियसली 1 मार्क के लिए होगा. और ये वाला जो एक्सप्रेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी, इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा. तो कहाँ से करोगे डेरिवेशन, आपको जो भी करना है ये आपके बुक से करना है, आपको यहाँ वहाँ से कुछ नहीं करना है. तो यहाँ से डेरिवेशन पूछा जाएगा. फिर बारी है आपके सेकेंड लॉ की. तो यहाँ पे ऑब्वियसली दे विल आस्क यू टू स्टेट सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी. तो एंट्रोपी के टर्म्स में सेकेंड लॉ को आप कैसे डिफाइन करोगे ये आपको पूछा जाएगा. फिर एंट्रोपी का डेफिनेशन पूछा जाएगा. फिर एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, राइट. ये आपको कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी ये पूछा जाएगा. तो डेल्टा एच टोटल दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. इफ इट इज लेसर देन 0 द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. उसी तरह से आपको पता है डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, 0 है तो इक्विलिब्रियम में है, और अगर पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है. इसके अलावा आपको अलग अलग प्रोसेसेस दिए जाएंगे, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, और कहा जाएगा कि इसके लिए एंट्रोपी पॉजिटिव है या नेगेटिव है. या वेपराइजेशन, इसके लिए आपको पूछा जाएगा कि ये जो प्रोसेस दिया है वेपराइजेशन, इसके लिए एंट्रोपी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट. तो मेल्टिंग में होता क्या है कि आइस जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्री होते हैं, तो जहाँ पर भी फ्रीडम बढ़ेगा वहाँ पे एंट्रोपी बढ़ेगी, राइट. उल्टा अगर होता फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो फ्रीज होते हैं
तो वो जो बिखरे हुए हैं वो इकट्ठा आके एक जगह जम जाते हैं, तो उनका फ्रीडम कम होता है। इसका मतलब डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे आपको डिफरेंट प्रोसेसेस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ इसके लिए एंट्रोपी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो टेंशन लोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि जहां पर भी फ्रीडम बढ़ता है वहां पे आपकी एंट्रोपी बढ़ती है, ओके। उसी तरह से रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट ये पूछा जाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम है आपकी कंडीशन तो क्या होगा। तो आपको पता है बेसिक रिलेशन क्या है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, वेयर क्यू इज नथिंग बट रिएक्शन कोशेंट। लेकिन अगर आपको यही इक्वेशन इक्विलिब्रियम के लिए लिखना है तो आपको पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू प्लस आर टी एल एन, और यहाँ क्यू के बजाय आप लिखोगे क्यू इक्विलिब्रियम। फॉलोड? तो यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्लस ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स तो ज़रूर होंगे, राइट। लेकिन जो मेन पार्ट है जिस पे 100% न्यूमेरिकल्स आते हैं वो है आपका एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, जिसको आपको ज़रूर करना है। और यहाँ पे आपको आपका जो साइन कन्वेंशन है उसके बारे में ध्यान रखना है, और आपके जो यूनिट्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें बारी है आपके थर्मोकेमिस्ट्री की। तो थर्मोकेमिस्ट्री मतलब आप ये जो थर्मोडाइनमिक्स का कॉन्सेप्ट है ये किसी ऐसे वाले रिएक्शन जो है ए प्लस बी, ओके, गिविंग यू सी प्लस डी इसको अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन में अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी, और डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इट इज समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। अब जो एंथैल्पी का इक्वेशन था कौन सा वाला याद है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब इसको अगर आप थर्मोकेमिस्ट्री में अप्लाई करोगे तो जो पी डेल्टा वी है वो होगा डेल्टा एन आर टी, और डेल्टा एन तो अभी हमने देखा कैसे कैलकुलेट करना है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? ओके, तो ये इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा। फिर ऑफ कोर्स डेफिनेशंस तो कैसे, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो डिफाइन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन वगैरह। तो जितने भी एंथैल्पीज है आपके बुक में कभी ना कभी उसका डेफिनेशन तो पूछा गया है। और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल है उसमें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बहुत बार कहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आप फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन यूज़ करके डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हो तो इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है और आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए उनका डेल्टा एच ऑफ कंबशन दिया है तो इट विल बी डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी दी गई है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, सो इट विल बी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये करना है आपको थर्मोकेमिस्ट्री में, ओके। अब बारी है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ओके। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये सिर्फ 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेशंस तो ज़रूर है। किसका डेफिनेशन पूछा जाता है? तो सेल कांस्टेंट का, राइट। फिर मोलर कंडक्टिविटी का, फिर कंडक्टिविटी का, और इनके यूनिट्स भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जनरली डेफिनेशन के साथ यूनिट्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, इनके यूनिट्स भी पूछे जाते हैं, ओके। फिर आपको कहा जाएगा राइट रिलेशन बिटवीन डेल्टा एम एंड के। डेल्टा लैम्डा एम क्या है? तो मोलर कंडक्टिविटी है। के क्या है? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। सो ये वाला जो रिलेशन है ये आपको लिखने को कहा जाएगा, सिर्फ लिखने को कहा जाएगा। ऑफ कोर्स 1 मार्क के लिए, डेफिनेशन भी 1 मार्क के लिए। फिर कहा जाएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलोरोसिस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ऑब्वियसली ये 2 मार्क्स के लिए होगा, ओके। तो ये कोलोरोसिस लॉ का जो डेफिनेशन आपके बुक में दिया है और उसका क्या एप्लीकेशन है, जैसे इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अलावा अभी है आपके पास गैल्वेनिक सेल्स। अब गैल्वेनिक सेल्स में क्या पूछा जाता है? तो यहाँ पे पूछा जाएगा प्राइमरी रेफरेंस SHE, इसका डायग्राम आप निकालो, लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे डायग्राम्स, पूरे थर्मोडायनामिक्स में डायग्राम्स कहाँ पूछे जाएंगे? तो जो सॉलिड स्टेट है वहाँ पे डायग्राम्स आएंगे, और ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है यहाँ पे डायग्राम्स आएंगे, ठीक है। फिर नर्स्ट इक्वेशन जो आप सबको पता है क्या है, राइट। और उसके टर्म्स इन्वॉल्व, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
ये वाला आपका फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे टर्म्स इन्वॉल्व आपको लिखने हैं, जैसे ई सेल क्या है, ई नॉट सेल क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है और क्यू क्या है, ये आपको लिखना है, ठीक है। या एक बार क्या पूछा गया था कि ये जो वैल्यू है 2.303 RT अपॉन एफ, इसका वैल्यू क्या है, तो आपको पता है इसका वैल्यू 0.059, राइट। तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी 1 मार्क के लिए। फिर ई सेल आपको कहा जाएगा कैलकुलेट करने, तो हाउ डू यू कैलकुलेट दैट, सो इट इज ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। इसके अलावा आपको कहा जाएगा टू राइट अ इक्वेशन फॉर अ सेल, तो आपको इक्वेशन फॉर अ सेल लिखना है। तो आपको एक सेल दिया जाएगा, ओके, जो जनरली आपका डैनियल सेल है, यानी Zn इन कॉन्टैक्ट विद Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu। तो ये जो है ये आपका सेल है और आपको इसके लिए इक्वेशन लिखना है। तो आप एनोड पे पहले लिखो, कैथोड पे लिखो और फिर इन दोनों को ऐड करके आपका नेट सेल होगा। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके 2 लॉ है, लॉ 1 एंड लॉ 2, जिसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ओके। फिर EMF सीरीज इज द अदर इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें आपका पहला तो है डिफाइन EMF सीरीज, और फिर इसके जो एप्लीकेशंस है, जैसे EMF सीरीज यूज करके आप कैसे फाइंड करोगे कि कौन सा सब्सटेंस एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा सब्सटेंस एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको पता है जितनी ई रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू हाई, ई रिडक्शन की पोटेंशियल जो वैल्यू है वो हाई है, ओके, तो इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ये ई रिडक्शन की वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जितनी कम उतना इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा सेल्स इन योर डे टू डे लाइफ, जैसे हुआ आपका लेड एक्यूमुलेटर, राइट, इसका डायग्राम पूछा जाएगा, इसके रिएक्शंस पूछे जाएंगे, ओके। फिर आपका ड्राई सेल, इसके रिएक्शंस, फिर आपका फ्यूल सेल, दैट इज योर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ये जो है आपका लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, ड्राई सेल, इनके जो डायग्राम्स है ये पूछे जाएंगे, प्लस ऑफ कोर्स इनके जो जनरल रिएक्शंस है वो पूछे जाएंगे। तो आपको एनोड और कैथोड के रिएक्शंस याद रखते हैं, ये दोनों को ऐड करके आपको आपका जनरल रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये सारी बात हो गई आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और अब बारी है आपके लास्ट वाले चैप्टर की, जो है तो बहुत ही छोटा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट वाला चैप्टर जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स है। शुरुआत ही है आपके इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हो गए। तो बस आपको करना क्या है, तो ये वाला एक इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे आप बस इंस्टेंटेनियस रेट को क्या कर सकते हो, एक दूसरे के साथ इक्वेट कर सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट का डेफिनेशन पूछा जाएगा। इसके अलावा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ये पूछा जा सकता है, और डिस्टिंग्विश जब भी होगा 2 मार्क्स के लिए होगा। ऑफ कोर्स हर चैप्टर में डेफिनेशंस है, तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर का क्या डेफिनेशन है, मतलब द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी का क्या है, फिर एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या डेफिनेशन है, तो रिएक्शन विच टेक प्लेस इन 1 स्टेप, मॉलिक्यूलैरिटी का क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो आपको कहा जाएगा डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर और उसका हाफ लाइफ, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर और उसका हाफ लाइफ। एंड ऑफ कोर्स ये 2-2 मार्क के लिए हो गए, और ये दोनों पे जैसे आपको पता है न्यूमेरिकल्स तो होने ही वाले हैं, ओके, तो इन पे न्यूमेरिकल्स भी होने वाले हैं। इसके अलावा पूछा जाएगा सूडो ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल। तो व्हाट इज सूडो ऑर्डर आपको पता है, वो लिखना है। जनरली सूडो यूनिमॉलिक्यूलर के बारे में पूछते हैं, तो एक्चुअली ऑर्डर हाई होती है लेकिन दिखती कम है, क्योंकि एक कंपोनेंट आपने एक्सेस में लिया है, तो इसको कहते हैं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और एग्जाम्पल्स अगर देने हैं तो दोनों मिलके 2 मार्क के लिए होगा। और फिर जो लास्ट पार्ट है वो है आपका अरेनियस इक्वेशन। तो आपको इसमें डेफिनेशन पूछा जाएगा फॉर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ओके। और इसके अलावा पूछा जाएगा राइट द अरेनियस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स, 2 मार्क के लिए। तो आपको पता है कि अरेनियस इक्वेशन क्या है, तो K इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। तो K क्या है, A क्या है, A अरेनियस कांस्टेंट है, K रेट कांस्टेंट है, E इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। तो इस तरह से आपको हर टर्म को एक्सप्लेन करना है, और ऑफ कोर्स ये 2 मार्क के लिए होगा। एक्सप्लेनेशन जो आप दोगे वो 1 मार्क के लिए, और ये जो इक्वेशन है ये 1 मार्क के लिए। और इसके अलावा राइट द अरेनियस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ऑब्वियसली ये जो K की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो K की वैल्यू चेंज होगी। तो जो आपके बुक में इक्वेशन दिया है, log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, राइट, ये वाला इक्वेशन, log ऑफ K2 अपॉन K1
विच इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, राइट। ये वाला जो इक्वेशन है जो आपके बुक में दिया है, इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा और आजकल देखा गया है कि अरेनियस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये हो गई बात आपके केमिकल काइनेटिक्स की, और इसके साथ आपका फिजिकल खत्म और आपका टेंशन भी खत्म, राइट। तो आपने देखा कि ये जो पूरे चैप्टर्स है इनको अगर आप ठीक से डिवाइड करो, राइट, तो आपके डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से उनका प्रिपरेशन करना आएगा। लास्ट मिनट पे क्या करें, तो लास्ट मिनट पे डेफिनेशंस कर सकते हो, इजंट इट। आप देखो कि हर चैप्टर में डेफिनेशन है जो 1 मार्क के लिए आता है, ओके, और यही डेफिनेशन 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन में आएगा, लेकिन उसमें वो 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो भले ही आपको 2 मार्क का ठीक से नहीं आता हो, लेकिन डेफिनेशन अगर आता है तो 1 मार्क तो आपके है, राइट। फिर डिस्टिंग्विश आप देखो कहाँ कहाँ पूछा गया है। न्यूमेरिकल्स तो है ही, लेकिन न्यूमेरिकल्स के अलावा जो आपका थ्योरी पार्ट है जिसमें डेफिनेशंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, डिस्टिंग्विश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, डिराइव द इक्वेशंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये डेरिवेशंस कौन से चैप्टर में है, तो आपको डिराइव करना पड़ेगा वो जो डेंसिटी वाला इक्वेशन है वो डिराइव करना पड़ेगा, या फिर अगर हम बात करेंगे आपके सॉल्यूशंस की तो उसमें शायद ही कोई डेरिवेशन है। फिर अगर आप बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स की तो उसमें जो वर्क का एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेशन है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, इसका डेरिवेशन है, या डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT का डेरिवेशन है जो थर्मोडायनामिक्स में है। फिर अगर इलेक्ट्रो की बात करोगे तो इलेक्ट्रो में वैसे तो कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, ये जो एक्सप्रेशन है आपका नर्स्ट इक्वेशन, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या इक्विलिब्रियम में ये कैसे मॉडिफाई होता है ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और फिर बारी है आपके लास्ट वाले चैप्टर की जो है केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे 0 ऑर्डर को आपको डिराइव करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर को आपको डिराइव करना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ डेरिवेशंस है, तो डेफिनेशंस, डिस्टिंग्विश, डेरिवेशंस, ये अगर आप अच्छे से करोगे ना तो आपको फिजिकल के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़, अभी तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा फिजिकल को कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। तो कोई बात नहीं, आप जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करो, ओके, और बस पढ़ते जाओ और देखो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हो, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।